नमस्कार दोस्तों, यूएस तमार एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 38वां दिन है, 38वीं हमारी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं वीड के बारे में कि वीड के कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनका यूज़ कब किया जाता है, कौन कौन सी फसलों में हम उन केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं और किस फसल को नुकसान पहुंचाता है या किस प्रकार के खरपतवार को रोकता है। ठीक है, तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा आइसोप्रोट्यूरन, जिसके बारे में आपको बताया गेहूं, जौ, जई जो फसलें हैं इनमें मुख्य तौर पे लगता है आपका जो केमिकल आइसोप्रोट्यूरन है, और इसका उपयोग गेहूं, जौ, जई भी मुख्य रूप से किया जाता है। कितने दिनों पर करते हैं इसको? फसल बोने के 30 से 35 दिन के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, और खरपतवार कौन सा लगेगा इसके लिए कि ये जो आइसोप्रोट्यूरन है विशेष तौर से फेलेरिस माइनर, गेहूं सा, गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा, तो उसके नियंत्रण के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट आपको बताया आइसोप्रोट्यूरन, फिर 2,4-D। सबसे पहले हमने 2,4-D की बात की थी, कोई बात नहीं, हम 2,4-D सेकंड नंबर ले लेते हैं। 2,4-D की बात की तो 2,4-D लगभग सभी गेहूं, जौ, जई में काम में लिया जाता है। सकड़ी पत्ती वाली फसलों में काम में लेते हैं 2,4-D को। सकड़ी पत्ती वाली जो फसल होती है उसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको रोकने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फसलें जो खरपतवार निकलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले निकलेंगे, उपयोग कब करेंगे इसको? हम इसको उपयोग करेंगे फसल बोने के 30 से 35 दिन के अंतराल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पे था सिमाजीन। सिमाजीन का उपयोग हम करते हैं मक्का, ज्वार, गन्ना, आपको लिखवाया था, जिसमें सबसे पहले हमने प्राप्त की थी मक्के को कि सिमाजीन का उपयोग मुख्य तौर से मक्का में विशेष तौर से किया जाता है, और इसका उपयोग फसल बोने के बाद और अंकुरण से पहले करते हैं। फसल बोने के बाद और अंकुरण से पहले करते हैं। ठीक है, तो खरपतवार नियंत्रित कौन से होते हैं? खरपतवार घासें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, अर्थात सभी प्रकार के खरपतवार इससे नियंत्रित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एट्राजीन, जो हमारा नंबर 4 है। कौन सा केमिकल है? एट्राजीन। खरपतवार नाम या शार्पनेसी का नाम है नेम ऑफ हर्बिसाइड। अंग्रेजी में लिख लो, आप अंग्रेजी लिखना चाहो तो। नेम ऑफ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का नाम। चौथे नंबर पे क्या है? एट्राजीन। कौन सा जीन? एट्राजीन। ठीक है, उपयोग में ली जाने वाली फसलें कौन कौन सी बच्चों? एट्राजीन जो काम में लेते हैं, एट्राजीन का जो उपयोग होता है वो विशेष तौर से बाजरा, ज्वार, मक्का व गन्ना। आगे समझ में कौन कौन सी फसलों में होता है? बाजरा, ज्वार, मक्का और गन्ना। आपसे पूछा जाए कि एट्राजीन का विशेष कोई फसल बताओ जिसमें विशेष काम होता हो, तो विशेष रूप से उपयोग इन 2 फसलों में होता है एट्राजीन का। ज्वार बाजरा में एट्राजीन और मक्का में सिमाजीन। मक्के में क्या आएगा? सिमाजीन, जो आपको हमने कल लिखा था। तो मक्के में सिमाजीन और ज्वार बाजरा में एट्राजीन। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि इसका जो उपयोग करते हैं, उपयोग कब करते हैं? छिड़काव का समय। तो वो छिड़काव का समय भी सेम है जो पहले था। एट्राजीन और सिमाजीन का जो केमिकल यूज है उस सेम टाइम पे लेते हैं इसका उपयोग। इसका जो कंट्रोल करने का तरीका है वो भी सेम है, लेकिन इसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा बदलाव है, फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा अंतर है कि जो एट्राजीन होता है, सिमाजीन होता है, ये दोनों जो केमिकल है एट्राजीन और सिमाजीन, दोनों केमिकल की प्रकृति समान होती है, दोनों ही समान रूप से उपयोग लिए जाते हैं। एक दूसरी फसलों में इसका उपयोग हम ले सकते हैं, लेकिन जो सिमाजीन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी एट्राजीन की तुलना में कम होती है। अर्थात आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सिमाजीन सॉल्युबल पौधे के लिए वाटर में जो केमिकल होता है वो सॉल्युबिलिटी
एट्राजिन की ज्यादा होती है सिमाजिन की तुलना में, इसलिए एट्राजिन का उपयोग ज्वार बाजरे के साथ मक्के में भी करते हैं। इसलिए मक्का का नाम आया है कि एट्राजिन की सॉल्युबिलिटी सिमाजिन से ज्यादा होती है। इसलिए अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो जब ये चैप्टर चलेगा आपको मैं समझा दूंगा। आप ये समझो घुलनशीलता, आप ये समझ के चलो कि घुलनशीलता जो एट्राजिन की होती है सिमाजिन से वो ज्यादा होती है। प्रभाव, एट्राजिन का बेटर प्रभाव रहता है सिमाजिन की तुलना में। तो ज्वार बाजरा के साथ इसको मक्का में भी हम इसका उपयोग लेंगे। बाकी विशेष पूछा जाए कि मक्का में खरपतवार नियंत्रण किससे किया जाता है, तो विशेष तौर से आपको वहां सिमाजिन ही करना है। क्या करना है, सिमाजिन। या पूछा जाए आपसे कि सिमाजिन का उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है, सिमाजिन का उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स लेंगे आप, उसमें मेज भी आएगा, ज्वार भी आएगा, बाजरा भी आएगा, गन्ना भी आएगा। तो आपको क्या करना है, मक्का। क्या करना है बच्चों, मक्का। उपयोग में लेने का समय वही है, छिड़काव का समय, फसल बोने के बाद, बीज बोने के बाद और अंकुरण से पहले। बीज बोने के बाद व अंकुरण से पहले इसका हम उपयोग करते हैं, उपयोग हम लेते हैं। खरपतवार, तो ये बच्चों सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करता है। सभी प्रकार के खरपतवार, ऑल टाइप ऑफ वीड, ऑल टाइप्स ऑफ वीड्स, ठीक। सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण में इसका उपयोग हम लेते हैं। तो एट्राजिन और सिमाजिन के ऊपर मैं आपको ज्यादा रिपीट इसलिए करवा रहा हूं, आपका फोकस में इसलिए डाल रहा हूं एट्राजिन सिमाजिन के ऊपर कि ये जो केमिकल हैं ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, मास्टर्स में भी मिलेंगे, आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। और आपके लगभग जो ये क्रॉप्स हैं उनमें मेजर जो क्रॉप है, मुख्य जो फसलें हैं, ज्वार बाजरा गन्ना मक्का, उसमें ज्वार और बाजरा और मक्का तीन फसलों के केमिकल यहाँ पे यूज में आ रहा है। और ज्यादातर एट्राजिन और सिमाजिन का ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। आप उतार सकते हैं इसको जब तक हम दूसरा लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है फ्लूक्लोरेलीन। वापस आएंगे, दूसरा कौन सा है, फ्लूक्लोरेलीन। इसका जो व्यापारिक नाम है वो है वासेलिन। व्यापारिक नाम यानी मार्केट नेम। कौन सा नेम, मार्केट में जो नेम है इसका फ्लूक्लोरेलीन का वो क्या है, वासेलिन है, ठीक है। इसका उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, तो बच्चों फ्लूक्लोरेलीन का उपयोग या वासेलिन का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है। कौन सी फसलों में, दलहनी फसलों में। इसी के साथ साथ सरसों मूंग तारा मीरा, मतलब दलहनी फसलें पूरी आ गई, इसके साथ साथ सरसों भी आ गया और कपास गन्ना सूरजमुखी, है ना, दलहनी फसलें सभी। इसके अलावा सरसों कपास गन्ना और सूरजमुखी में इसको उपयोग करते हैं। दूसरी बात इसमें देखने वाली ये है कि ये जो वासेलिन है या फ्लूक्लोरेलीन जो है केमिकल, इसका प्रयोग करते हैं बुआई से पहले। कब करते हैं, बिफोर सोइंग। कब करेंगे इसका प्रयोग, बिफोर सोइंग, ठीक है। और ये कौन से खरपतवार को नष्ट करता है, तो ये सभी प्रकार के खरपतवारों के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑल टाइप ऑफ वीड कंट्रोल में बी यूज्ड फ्लूक्लोरेलीन केमिकल्स। आगे समझ में कि सभी प्रकार के खरपतवारों के उपयोग में फ्लूक्लोरेलीन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि फ्लूक्लोरेलीन एक रसायन है और इस रसायन को कृषि लैंग्वेज में हर्बिसाइड कहते हैं। ये हर्बिसाइड की श्रेणी में है। तो चलिए हम लिखते हैं आपका नेक्स्ट जो है नंबर 5 फ्लूक्लोरेलीन। इसमें आपके सभी दलहनी फसलें, इसके अलावा सरसों कपास गन्ना और सूरजमुखी,
ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, ये मैंने अच्छा तरीके से, थोड़ा सा वो क्या है, गैप ज्यादा था, नीचे बोर्ड पे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने कोई नहीं, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। तो मैंने मिटा के इसको और दोबारा से लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, आपको इसमें हेल्प हो, अच्छे तरीके से आप इसको समझ सके। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसमें इंक रिफिल कर लेता हूँ बच्चों, तब तक आप लिख सकते हैं, आप नाम लिख लीजिए। फ्लूक्लोरेलिन खरपतवार का जो है उसमें नाम क्या आएगा बच्चों? खरपतवार की दवा में नाम क्या आएगा? फ्लूक्लोरेलिन का। किसका नाम आएगा? फ्लूक्लोरेलिन दवा का नाम है, खरपतवार के नाम में आप लिख सकते हो इस नाम को आगे। नाम लिख लीजिए आप, फ्लूक्लोरेलिन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है, वो ये है कि उपयोग में ली जाने वाली फसलें, तो उपयोग में मैंने बताई दी आपको, सभी दलहनी फसलें, इसके साथ साथ सरसों, सभी दलहनी फसलें, इसके साथ साथ सरसों, कपास, गन्ना और सूरजमुखी। हमारा केमिकल 5वां है, उसका नाम, इसको दिखा है ना आपको, दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में लिख दूं मैं, नेम ऑफ हर्बिसाइड, उपयोग में ली जाने वाली फसलें, यूज्ड इन क्रॉप्स, छिड़काव का समय, टाइम ऑफ स्प्रे, और होने वक्त नष्ट होने वाले खरपतवार, नष्ट होने वाली खरपतवार। डैमेज ऑफ वीड्स। तो नेम ऑफ हर्बिसाइड में 5वां हमारा है क्या है? फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन, ये तो इसका साइंटिफिक नेम है। अगर इसका व्यापारिक नाम पूछे, कौन सा नाम? इसका व्यापारिक नाम, यानी व्यापारिक, यानी व्यापार में या दुकान में किस नाम से मिलता है? तो बच्चों फ्लूक्लोरेलिन दुकान में मिलेगा बासेलिन के नाम से। किस नाम से मिलेगा? बासेलिन के
नाम से, सभी केमिकलों के व्यापारिक नाम है वो मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में कि किस केमिकल का व्यापारिक नाम क्या है। ठीक, तो फ्लूक्लोरीन का क्या बोलते हैं, इसको बासिलिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन क्रॉप्स, इसका उपयोग करेंगे, उपयोग में ली जाने वाली फसलें कौन कौन सी है, किन फसलों में फ्लूक्लोरीन या बासिलिन का उपयोग किया जाता है। तो फसलों में लिख सकते हैं सबसे पहले सभी दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें व सभी दलहनी फसलें व सरसों, सरसों, इसके बाद कपास, इसके बाद गन्ना। ठीक है, सरसों, कपास, गन्ना और लास्ट में सूरजमुखी। लास्ट में सूरजमुखी या सनफ्लावर। ठीक, तो ये सभी जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, चना, जो भी फसलें आपके आएंगी, दाल वाली फसलें, ऑल पल्सेज, जो भी पल्सेज हैं वो सभी इसी में आएंगी। पल्सेज से याद आया बच्चों, एक क्रम से पल्स, ठीक है, और एक इसी का एक दूसरा टर्म्स है पल्स, और एक और इसका नाम है, याद आने तो मैं आपको बता दूंगा, इसका नाम पल्स है। तो उन दोनों में डिफरेंस है, लेग्यूम्स, पल्स एंड लेग्यूम्स, पल्स एंड लेग्यूम्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पल्स यानी दालें, लेग्यूम्स यानी दालें होती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में माइनर डिफरेंस है, बिल्कुल डीपली इसका अंतर है, तो वो आपके लेवल का अंतर नहीं है, लेकिन टॉपिक चला मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये बहुत हैवी लेवल का क्वेश्चन है आपके लेवल के लिए, जब टॉपिक चलेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा पल्सेज वाले चैप्टर में। हाँ, तो अब हमारा है छिड़काव का समय, तो इसका हम उपयोग लेंगे फसल बोने से पहले। बीज बोने से पहले, बिफोर सोइंग, अंग्रेजी में बिफोर सोइंग। बीज बोने से पहले हम इसका उपयोग लेंगे। जैसे कल हमने बताया था, कल मैंने प्रश्न लिखा था 2,4-D चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। ऐसे ही कई वीडिसाइड हैं, कई खरपतवारनाशी हैं जिनका हम उपयोग फसल बोने के बाद लेकिन अंकुरण से पहले लेते हैं। जैसे आपको मैंने कल लिखवाया था, कौन कौन सा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोपिक्रीन, ये दोनों हैं, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड है ये मृदा धूमकनाशी है, सॉइल फ्यूमिगेंट। तो ये भी आपको मैंने बताया था। इससे के साथ साथ दो केमिकल और हैं, उसका नाम है, एक का नाम एट्राजिन, दूसरे का नाम सिमाजिन। इन दोनों को भी सेम सिचुएशन में हम उपयोग में ले सकते हैं, सेम कंडीशन में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे सामने परिस्थिति कौन सी आई है कि उपयोग में लेने का समय बीज बोने से पहले, इट मींस अर्थात बिफोर सोइंग। अब तक हम काम में लेते आ रहे थे आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन, आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन। But this situation is different. This situation is different. Comparison to last two classes. Comparison to soil applicant weedicides like atrazine, simazine, chloropicrine, then methyl bromide. तो ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये सिचुएशन जो नॉर्मल सिचुएशन थी बीज बोने के पश्चात, उसके अलग सिचुएशन है। ये स्थिति बिल्कुल अलग है। जब बीज बोने से पहले हम इसका स्प्रे कर रहे हैं, इसका छिड़काव कर रहे हैं, तो ये किसी विशेष खरपतवार को नहीं रोकेगा, ये किसी विशेष खरपतवार को नहीं रोकेगा, ये सभी खरपतवारों को नियंत्रण में लेगा। ये
This herbicide are used to control all type of weeds. इस खरपतवारनाशी का उपयोग सभी प्रकार के खरपतवारों का नष्ट करने में या नियंत्रण करने में लेते हैं। आगे समझ में? तो अब यहां आएगा नेम या नष्ट होने वाले खरपतवार, डैमेजिंग ऑफ वीड या डिस्ट्रॉय ऑफ वीड, ठीक है, या किल ऑफ वीड्स। तो कौन कौन से वीड आएंगे उसमें? सभी खरपतवार। कौन से आएंगे बच्चों? सभी खरपतवार। सभी खरपतवार, अंग्रेजी में ऑल टाइप्स ऑफ वीड। ऑल टाइप्स ऑफ वीड्स, सभी प्रकार के खरपतवार के नियंत्रण के लिए। देखिए, बीज बोने से पहले, यानी हम बीज बो ही नहीं रहे तो हम किसी स्पेशल केमिकल का यूज नहीं ले सकते। जब हमने एट्राजिन का यूज लिया तो यूज ऑफ जो केमिकल के द्वारा खरपतवार नष्ट हो रहे हैं, आप अपना जो एट्राजिन और सिमाजिन वाला पोर्शन है उसमें लास्ट वाला बिंदु आप चेक करिए कि नष्ट होने वाले खरपतवारों में मैंने लिखाया है सभी प्रकार के खरपतवार। एट्राजिन में भी यही है, घासें और चौड़ी पत्ती खरपतवार यानी सभी प्रकार के खरपतवार। सिमाजिन में भी यही है, सभी प्रकार के खरपतवार। क्यों? क्योंकि जब खरपतवार उगा ही नहीं, हमको लीफ का ही नहीं पता पत्ती चौड़ी है कि सकड़ी है, तो हम किस प्रकार से स्पेशल केमिकल का यूज कर सकते हैं? जो स्पेशल केमिकल है 2,4-D आइसोप्रोप्यूरान, इनका हम यूज आफ्टर जर्मिनेशन क्यों लेते हैं, जर्मिनेशन के पश्चात क्यों लेते हैं, फसल बोने के 30 से 35 दिनों के अंतराल में क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये विशेष खरपतवार को ही नष्ट करते हैं, विशेष खरपतवार को। और वो भी खरपतवार उस कंडीशन में होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। अगर मिट्टी में स्प्रे करेंगे तो उसकी जो फॉर्मुलेशन है, उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो जाएगी, वो कम हो जाएगा, संगठन उसका टूट जाएगा। जैसे एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी डालो तो आपको मीठा पानी लगेगा, लेकिन जैसे आपने उस 2 चम्मच चीनी वाले पानी को अगर एक जग में डाल दिया तो मीठा नजर ही नहीं आएगा। और मान लीजिए आपने उस एक जग पानी को एक टंकी में डाल दिया तो कोई कह नहीं सकता कि आपने इसमें 2 चम्मच चीनी भी मिलाई है। भाई एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी डालो तो जैसे आप 2 चम्मच शुगर उसमें ऐड करोगे, उसका जो स्वीटनेस है, उसका मीठापन बढ़ जाएगा। फिर उस गिलास शुगर ऐड वाटर को आप एक जग में डालो, जग से भरे हुए पानी में डालो तो उसका मीठापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने उस जग को फिर बड़ी टंकी में डाला तो लगेगा ही नहीं टंकी में जाने के बाद कि उसमें किसी ने शुगर भी ऐड किया है। वो सिचुएशन यहाँ पे केमिकल्स की है कि केमिकल का उपयोग अगर अपन खरपतवार पे लेंगे, लाइव प्लांट पे लेंगे, ग्रोथिंग स्टेज पे लेंगे, जो जीवित है लीव पौधा उस पे लेंगे तो वो क्या है, अपना प्रभाव दिखाएगा, केमिकल अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन जैसे हम ओपन सरफेस पे उसका यूज लेते हैं, खुली जमीन पे लेते हैं, तो उसकी फॉर्मुलेशन बदल जाती है, उसकी फॉर्मुलेशन कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जो खरपतवार फसलों पे जिनका छिड़काव करते हैं उनकी फॉर्मुलेशन अलग रहती है, उनका स्प्रे करने का तरीका अलग रहता है, और जिनका हम सॉइल में उपयोग लेते हैं तो उनका तरीका अलग रहता है। अब ये फ्लूक्लोरिलीन है, ये फसल बोने से पहले ही इसका यूज ले रहे हैं, बिफोर सॉइल। तो स्पेशल प्रकार का ये वीडिसाइड है और इसका यूज सभी ऑल पल्सेज, एक पेंडिमेथालिन और है, पेंडिमेथालिन एक है खरपतवार नशी, उसका उपयोग खरपतवार दलहनी फसलों में नियंत्रण करने के लिए लिया जाता है। या दलहनी फसलों में किस खरपतवार नाशी से नियंत्रण किया जाता है, उसमें नाम कौन सा आएगा, पेंडिमेथालिन। उसमें यही सिचुएशन यहाँ पे भी कि फ्लूक्लोरिलीन है, ये सभी दलहनी फसलों में और सरसों, कपास, गन्ना में, सूरजमुखी में इसका उपयोग हम लेते हैं। और भी केमिकल्स हम आपको लिखा देंगे, निश्चित रहना, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है बोने से पहले और सभी खरपतवार, इसको आप लिख लीजिए। और आगे आपको और लिखवाते हैं दूसरे केमिकल्स के नाम। अगला हमारा है नंबर 6, वो हमारा है बच्चों पैराक्वाट। कौन सा है, पैराक्वाट। पैराक्वाट का उपयोग जो है वो हम
सभी प्रकार की फसलों में ले सकते हैं। सामान्यतः अकृषित भूमियों पर, कौन सी भूमियों पर? अकृषित भूमियों पर या जलीय खरपतवार नियंत्रण के लिए हम पैराक्वाट या जो इसका व्यापारिक नाम है वो है ग्रेमोक्सोन। क्या नाम है इसका व्यापारिक नाम? ग्रेमोक्सोन। तो ग्रेमोक्सोन या पैराक्वाट का हम सभी फसलों में उपयोग ले सकते हैं या अकृषित भूमियों में इसका उपयोग लेते हैं। और इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग करेंगे खरपतवारों के उगने के बाद। कब करेंगे? खरपतवारों के उगने के बाद। ठीक है, तो कंट्रोल किया है किसका होगा? कौन से खरपतवार कंट्रोल होगा? तो इसमें मुख्यतः देखा जाता है कि कृषिगत अगर क्षेत्र में ले रहे हैं तो वहां अमरबेल नाम के बहुत बड़ी खरपतवार लगती है, अमरबेल, जिसको बोलते हैं कस्कुटा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका साइंटिफिक नेम अमरबेल का। तो जो कस्कुटा है, अमरबेल है, इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो किया जाता है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड से, संपर्क शाकनाशी से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, नंबर 6 कौन सा है? पैराक्वाट। ठीक है, इसका जो व्यापारिक नाम है, इसका व्यापारिक नाम क्या है? ग्रेमोक्सोन। क्या है बच्चों? ग्रेमोक्सोन। व्यापारिक नाम क्या है इसका? ग्रेमोक्सोन। ग्रेमोक्सोन इसका बच्चों व्यापारिक नाम है। ठीक है, अब देखो, चूंकि मैंने आपको बताया था कि पैराक्वाट और डाइक्वाट दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, संपर्क शाकनाशी है। संपर्क या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। क्लियर? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, संपर्क शाकनाशी है। तो इनका उपयोग कहां करेंगे? इनका उपयोग करेंगे सामान्यतः अकृषित भूमि, अकृषित भूमि, अकृषित भूमि व जलीय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, व जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः हम इसका उपयोग लेते हैं। इसमें कोई विशेष, चूंकि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है तो इसका उपयोग लगभग उन सभी फसलों में ले सकते हैं जहां हमें पूरी फसल को बर्बाद करना हो, पूरे पेड़ पौधों को नष्ट करना हो, पूरी फसल को हमें खत्म करना हो। जैसे घास उग गई और अनावश्यक घास अगर उग रही है तो उसे निकालने के लिए, उसे मारने के लिए पैराक्वाट का यूज ले सकते हैं। पैराक्वाट का स्प्रे कर दो, उससे क्या होगा कि घास के साथ साथ उगने वाले समस्त पौधे, चाहे उनकी पत्तियां चौड़ी हो चाहे सकड़ी हो, कैसी भी हो, समस्त पौधे उससे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है अकृषित भूमि, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं लिया जाता, और वाटर एरियाज जो होते हैं, जलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे पैराक्वाट का ज्यादातर उपयोग करते हैं, इसका ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब आएगा उपयोग का समय, छिड़काव का समय। तो बच्चों इसका उपयोग लेते हैं खरपतवार के अंकुरण के पश्चात। कब लेंगे इसका? आपको मैंने बताया था कि इसका उपयोग सॉइल में लेते हैं। किसमें लेते हैं? सॉइल में लेते हैं। लेकिन कब करेंगे इसका उपयोग? करेंगे
जो पैराक्वाट है इसका खरपतवार के उगने के बाद, यानी कर्क मिट्टी में ही रहे हैं फसल उगने से पहले और खरपतवार उगने के बाद, क्योंकि आप पर जानते हैं हम फसल बोएंगे, क्योंकि खरपतवार की प्रकृति है फसल से 2 कदम 3 कदम एडवांस चलना, फसल से 2-3 कदम एडवांस चलना। कैसे? अगर हमने बीज बोया तो बीज हमारा अंकुरित होगा 3 दिन में, खरपतवार हो जाएगा 1 दिन में अंकुरित। कितने एडवांस है भाई। बीज हमारा, मुख्य फसल का बीज हमारा 2 से 3 दिन में जर्मिनेट होगा, वहीं खरपतवार का जो सीड है वो दूसरे दिन या 1.5 दिन पे ही अंकुरित हो जाएगा। तो मुख्य फसल, आप देखना खेत में हम लोग फसल बोते हैं तो फसल से पहले घास उग जाती है खेत के अंदर। हमारा फसल का पौधा उगेगा नहीं उगेगा उससे पहले तो खेत में घास उग जाती है। तो खरपतवार उगने के बाद, लेकिन फसल उगने से पहले। ठीक है, कब करेंगे इसका उपयोग? खरपतवार उगने के बाद लेकिन फसल उगने से पहले। अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में ये कह सकते हैं आफ्टर इमर्जिंग ऑफ वीड बट प्री इमर्जन ऑफ मेन क्रॉप। प्री इमर्जन ऑफ मेन क्रॉप यानी या बिफोर इमर्जन ऑफ मेन क्रॉप। आफ्टर इमर्जन ऑफ वीड बट बिफोर इमर्जन ऑफ मेन क्रॉप यानी खरपतवार उगने के बाद लेकिन फसल उगने से पहले। चूंकि पैराक्वाट संपर्क क्षारनाशी है, कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड है, अगर इसके संपर्क में हमारी फसल आ गई तो फसल भी चौपट है। अगर कॉन्टैक्ट वीबीसाइड के संपर्क में अगर हमारी फसल भी आ गई तो विद्यार्थियों हमारी फसल भी चौपट है, फसल भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके कोई धर्म, इनका कोई ईमान नहीं होता, इनकी कोई पहचान नहीं होती कि हम आइसोप्रोटेरॉन हैं और हम फेलेरिस माइनर को ही मारेंगे। हम गेहूं में अगर बथुआ उग रहा है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, हमारा काम केवल फेलेरिस माइनर को मारना है। तो वो तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई इनकी बाइंडेशन है ही नहीं। इनका तो काम क्या है? अधिकतम पौधों को नष्ट करना, कर सको, जितने पौधों को नुकसान करना हो कर सको। सेकंड लैंग्वेज हम लेना चाहें तो ये कह सकते हैं देसी भाषा में, जितनों को लेके डूब सको उतनों डूब जाओ। ये लोकल लैंग्वेज है कि जितनों का लॉस कर सके या जितनों को घाटे भी पहुंचा सके, जितनों को लेके डूब सके उतने आप उनको लेके डूब जाओ। तो वो पैराक्वाट और डाइक्वाट जो अपने हर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, इनकी प्रकृति रहती है, इसलिए इनका प्रयोग उसी सिचुएशन में करते हैं जहां हमको पूरी फसल खत्म करनी हो, पूरी जगह साफ करनी हो। इसलिए इसका उपयोग कहां बताया है? अकृषित भूमि पर। अकृषित भूमि पर इसका उपयोग करेंगे या जलीय खरपतवार को रोकने के लिए। लेकिन कभी कभी कृषिगत भूमि में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फसल बोएंगे लेकिन हमारी फसल में खरपतवार ज्यादा लगते हैं, तो हमने बीज बोया है, उससे पहले हम खरपतवार जो उगते हैं, खरपतवार खेत में लगे रहते हैं पहले से, आप देखना फसल काट देंगे तो खरपतवार फिर भी आपको मिलेंगे। तो खरपतवार उगने के तो बाद, लेकिन फसल उगने से पहले फसल भी उगनी चाहिए, उस पीरियड में आप इसका स्प्रे कर सकते हो, इसके द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो अगर फसल में ले रहे हो तो। लेकिन अगर आप उपयोग अकृषित भूमि में कर रहे हो तो वहां आपके लिए ये लाइन हट जाएगी। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे आप कर रहे हो तो यहां ये लाइन हट जाएगी, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर जहां पे कृषि की ही नहीं जाती है तो हम फसल का तो लाभ ही नहीं आएगा। अब अकृषित भूमि कोई फैक्ट्री की भूमि भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल लैंड भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग लैंड भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई अलग से प्लांट कर रहा वो लैंड हो सकती है,
इलेक्ट्रिक लाइन की जगह हो सकती है, बिजली जो लगाते हैं थर्मल पावर स्टेशन उसकी जगह हो सकती है, या कोई अलग से हमको कोई अलग से प्लांट डालना है, रॉड निकल रहा हो वो जगह हो सकती है। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर हम खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहेंगे तो वहां हमें पैराक्वाट का स्प्रे करना पड़ेगा, पैराक्वाट का यूज लेना पड़ेगा। इसलिए अकृषित भूमि और जलीय खरपतवार को नियंत्रित करेंगे। जहां पे हम चर्चा कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड की, इसका मतलब नॉन एग्रीकल्चर यानी जहां खेती नहीं होती। जहां खेती नहीं होती तो फसल का नाम ही नहीं आएगा भाई। जिस जगह पे खेती नहीं होती उस जगह पे फसल का नाम आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम फैक्ट्री के अंदर फसल उगा सकते हैं क्या? हालांकि वो टेक्निक्स बहुत है, किचन गार्डनिंग कर सकते हो आप, लेकिन सामान्य जो लैंड में स्वयं करते हैं, खेतों में करते हैं, उस प्रकार से हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी जगह पे केवल ये शब्द आएगा खरपतवार होने के बाद हम पैराक्वाट का स्प्रे करेंगे, पैराक्वाट यूज में लेंगे तो खरपतवार नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है। अब नष्ट होने वाले खरपतवार, जो खरपतवार नष्ट होता है स्पेशली, तो स्पेशली इसमें बीड़ है वो है अमरबेल। कौन सा बीड़ है? अमरबेल। कौन सा बीड़ है बच्चों? अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा बीड़ है जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो इसका नियंत्रण किया जाता है पैराक्वाट के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं बच्चों इसका नियंत्रण? पैराक्वाट के द्वारा। ठीक है। जो अमरबेल है, अमरबेल है ये आपका खरपतवारनाशी है, रूट पैरासाइट। कौन सा है? जल तना परजीवी। कौन सा परजीवी है बच्चों? तना परजीवी है। अब किस प्रकार का परजीवी है तो ये आप आपको लिखवा देंगे बाद में। ठीक है। तो कौन से खरपतवार को मार रहा है? अमरबेल को नष्ट कर रहा है कस्कुटा, जिसका दूसरा नाम क्या है? कस्कुटा। कस्कुटा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है इसका कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो कस्कुटा का जो नियंत्रण है अमरबेल यानी कस्कुटा, कस्कुटा का नियंत्रण किससे करेंगे? पैराक्वाट से करेंगे। कब करेंगे? खरपतवार उगने के पश्चात। खरपतवार उगने के पश्चात। ठीक है। पैराक्वाट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? पैराक्वाट का दूसरा नाम है ग्रेमोक्सोन। क्या नाम है? ग्रेमोक्सोन। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार ये नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में। आपको फ्लूक्लोरिलीन न आकर के क्या आ जाएगा? बासिलिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बासिलिन। तो वहां आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि फ्लूक्लोरिलीन है क्या है सर? तो हमने पढ़ा फ्लूक्लोरिलीन, आ गया बासिलिन। तो वो व्यापारिक नाम होता है, वो मार्केट नेम होता है। जैसे इसका मार्केट नेम कौन सा है? ग्रामोक्सोन, तो वैसे उसका नाम है। तो वो इस प्रकार से नाम भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, इसका नियंत्रण किससे करेंगे बच्चों? कस्कुटा रिफ्लेक्सा का नियंत्रण करेंगे हम किसके द्वारा? जो है पैराक्वाट के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे बच्चों? पैराक्वाट के द्वारा। तो आज हमने 3 केमिकल्स के बारे में पढ़ा है। मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों ये जो केमिकल्स हैं इनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो वो अपने आप में एमबीबीएस के बराबर है। किसके बराबर है? इसको उतार लो, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला समझाऊंगा। इसको उतार लेना आराम से। ठीक है। इसको आप जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को रोक करके और इसको आप ऐसे कैसे उतार लेंगे, जो कि आपका प्रोफेशनल कोर्स है। देखो कोर्स कितने प्रकार के होते हैं। जो डिग्रियां होती हैं अंडर ग्रेजुएट, यूजी के अंतर्गत जो डिग्री आती हैं वो कौन कौन सी आती है? सबसे पहली जो आती है वो आती है ग्रेजुएशन। कौन सी आती है बच्चों? ग्रेजुएशन। दूसरी आती है टेक्निकल। कौन सी आती है? टेक्निकल। टेक्निकल। और तीसरी आती है प्रोफेशनल।
सी बच्चों? प्रोफेशनल। ठीक, अब देखिए आप ग्रेजुएशन जो होता है, ये ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स आएंगे आपके? ग्रेजुएशन में बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए, ठीक है, उधर से बीकॉम, कौन सा? बीकॉम, ठीक है। ऐसे काफी कोर्सेज हैं जो कि ग्रेजुएशन में आते हैं। टेक्निकल में आते हैं आपके टेक्निकल डिग्री, बीटेक, कौन सा आएगा? बीटेक, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे बीटेक। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस, तो ये डिग्री है जो ग्रेजुएशन में है, ये टेक्निकल कोर्सेज है। अब आता है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री कौन कौन सी आती है? जिनका स्तर बराबर है, जिनका लेवल बराबर है। जैसे किसी ने साइंस मैथ से बीएससी की हो, किसी ने साइंस बायो से बीएससी की हो, दोनों का लेवल क्या है? इक्वल। दोनों का लेवल क्या है? इक्वल है, दोनों का लेवल बराबर है। देन वहीं पे हम देखेंगे कि आप चाहे प्रोफेशनल कोर्स में जो आता है वो सबसे पहले नाम आता है किसका? एमबीबीएस। किसका नाम आता है? एमबीबीएस। उसके बाद सीए, उसके बाद कौन सा आता है? सीए, उसके बाद एलएलबी, ठीक है, कौन सा? एलएलबी। अब इनमें एक कोर्स और है, वो है बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो आप देख लीजिए कि ये जो कोर्स है ये कौन से कोर्स में है? प्रोफेशनल डिग्री में है, एमबीबीएस के या सीए के, एलएलबी के इक्वल है। आप डॉक्टर बन जाएंगे बीएससी के मतलब कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आप फसलों के डॉक्टर बन गए हैं। जिस प्रकार एमबीबीएस किया हुआ विद्यार्थी डॉक्टर लगा के और दवाएं बेचता है या पेशेंट को देखता है, सेम उसी प्रकार बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट, बीएससी पास आउट स्टूडेंट जितनी भी खेत में फसलें हैं उन सभी का बाहरी तरीके से आकलन करके और दवाएं स्प्रे कर सकता है, दवाएं रिकमेंडेड कर सकता है। और अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आईसीएआर ने निर्देश दिया है कि जितनी भी खाद बीज की दुकानें हैं, किसकी? खाद बीज की दुकानें, वो दुकानें कौन विद्यार्थी खोलेगा? जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होगी। यानी खाद बीज की दुकान खोलने के लिए भी बीएससी की डिग्री चाहिए, क्योंकि खाद बीज का मतलब यही है कि आप फसल के डॉक्टर हैं, आपके पास फसलों की दवाएं हैं, तो आप स्वयं के क्लिनिक पे, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर स्वयं के क्लिनिक पे दवा देते हैं, एज इट इज बीएससी एजी स्टूडेंट भी एग्री क्लिनिक पे, ये जो है कॉमन क्लिनिक है, ये एग्री क्लिनिक है, एग्री क्लिनिक पे सीड प्रोवाइड करा सकता है बेटर, इसके साथ साथ केमिकल्स प्रोवाइड करवा सकता है और फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं ना दवा लेने के लिए, भी हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, हमें फूड चाहिए, तो हमें क्या देंगे? वो बूस्ट देंगे, इसके अलावा कॉम्प्लान देंगे, इसके अलावा ग्लूकोज देंगे, है ना, काफी सारे सिरप देते हैं, हमें एनर्जी मिले। देन उसी प्रकार से सेम फसलों में भी होता है। फसलों को एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए हमें मैन्यूअर्स की यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, सॉरी, जो फर्टिलाइजर है इसमें आपके यूरिया, डीएपी, एमओपी, ठीक है, एसएसपी, इनका यहाँ पे स्टोरेज रहता है और ये उसको फार्मर्स को सेल करते हैं। तो इसके लाइसेंस के लिए भी बीएससी डिग्री होना जरूरी है। तो जो मैं आपको केमिकल से लिखवा रहा हूं, जिन रसायनों को मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं, वो दवाएं आपके यूज में आएंगी। आप उस लेवल पे जा रहे हैं तो आपको उन दवाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो ये कोर्सेज है ना, ये टेक्निकल डिग्री में जो बीटेक होती है, बीटेक के लिए कौन सी एग्जाम लगती है सबसे बड़ी बच्चों? बीटेक करने के लिए लगती है कौन कौन सी? आईआईटी और जेईई लगती है ना बीटेक करने की। सब बीटेक करने के लिए सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है? आईआईटी और जेईई, ठीक है, किसके लिए? बीटेक करने के लिए। वही एमबीबीएस करने के लिए कौन सी एग्जाम सबसे बड़ी? नीट। कौन सी एग्जाम बच्चों? नीट। लेकिन बीएससी करने के लिए जो सबसे बड़ी एग्जाम है वो है आईसीएआर। कौन सी एग्जाम है? आईसीएआर। अब देखिए कि ये जो तीनों बड़ी एग्जाम है, इन तीनों बड़ी एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाने का जो सिस्टम है वो किसके पास में है?
एनटीए के पास में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कौन कौन से एग्जाम लेता है? ये बच्चों नीट की एग्जाम भी लेता है, आईआईटी की भी एग्जाम भी लेता है, ठीक है, एलएलबी की एग्जाम भी लेता है, जिसको बोलते हैं क्लैट, जिसको क्लेट के नाम से जानते हैं, वो भी लेता है एनटीए, ठीक है। अभी इनकी डेट पोस्टपोन हो गई है बच्चों, एग्जाम डेट बढ़ गई है इनकी सभी की, है ना, एग्जाम डेट जो है सभी की बढ़ गई। इसके अलावा सीए की एग्जाम भी ये लेता है। उसी प्रकार आईसीएआर की एग्जाम भी यही 2019 से ऑर्गेनाइज करवा रहा है, यही इनके एग्जाम्स ले रहा है। तो इसलिए इसको दिया है कि जब नेशनल लेवल के एग्जाम है, कोर्स सारे इक्वल हैं, सारे कोर्स प्रोफेशनल पे टेक्निकल है, इक्वल इनका लेवल है, तो क्यों ना इनको एक ही बोर्ड से लगवाया जाए, इनका ऑर्गेनाइजेशन एक ही बोर्ड से किया जाए, एक ही संस्था से किया जाए, तो उसका जो सिस्टम हो एनटीए में रखा है। तो इसलिए आपको डॉक्टर बनना है तो आपको आपके इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आपसे आज की क्लास से बच्चों इतना ही। कल की क्लास में फिर आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट में समझाऊंगा कि जेट आईसीआर बीएचयू में कितना कंपटीशन है। आपके मैथ और बायोलॉजी की सीटों पे, आईआईटी और नीट की सीटों पे बीएससी एग्रीकल्चर या आईसीआर की सीटें कितनी सी हैं, उस कंपटीशन का आपको मैं लेवल समझाऊंगा, वो कल समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे बच्चे हुए टॉपिक के साथ, बच्चे हुए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।